के बाबूलाल नागर जी, जितेश चौधरी जी, रवि चौधरी जी प्रधान साहब, शिवजी राम खुर्डिया जी अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, किशन दादेश जी, रमेश धावाई जी, विकास नागर जी, रघुराज सिंह जी राजावत, सीताराम जी कुमावत, कैलाश चंद जी जाट, कमलेश देवी जी चौधरी, श्री राम शरण जी पूर्व प्रधान, महावीर जैन साहब और तमाम उपस्थित भाइयों और बहनों, नौजवान दोस्तों और प्यारे छात्रों, मुझे बहुत पसंद था कि राजीव गांधी ओलंपिक ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन के अवसर पर मुझे आज दूदू में आने का सौभाग्य मिला और जो मैं आपको देख रहा हूँ चाह रहा हूँ और उससे मुझे बहुत प्रसन्नता है। जिस रूप में हम लोगों ने निर्णय किया था कि राजस्थान के ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हो, क्योंकि हमारा मुल्क 135 करोड़ की आबादी का है, 7.5 करोड़ की आबादी राजस्थान की भी, और ओलंपिक में जब खेल होते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर छोटे छोटे मुल्क जो हैं, कोरिया है, वियतनाम है, जापान है, जर्मनी है, या अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, वो इतने पदक ले जाते हैं और हमारे मुल्क के खिलाड़ियों को अवसर नहीं मिलता, जबकि संभावनाएं हैं, क्योंकि प्रतिभाओं की कमी नहीं देश के अंदर, तो प्रतिभा खोज का काम भी हो जाएगा। इसके माध्यम से जो टैलेंट है बच्चों में, छोटे बच्चों में ही मालूम पड़ेगा, ये क्रिकेट, ये कबड्डी, ये वॉलीबॉल, ये खो खो, ये क्रिकेट, हैंडबॉल वाली जो भी है, किसमें इसकी रुचि है और कौन सा खेल ये खेलना चाहता है। अगर ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं और उनको अच्छे मैदान उपलब्ध करवाएं, अच्छे कोच उपलब्ध हो, तो हमारी कई प्रतिभाएं जो है नौजवानों की, छात्रों की, युवाओं की, वो अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं, जो जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने गांव का, अपने परिवार का नाम भी रोशन कर सकते हैं। यही सोच करके एक माहौल कैसे बने प्रदेश के अंदर, ये सोचा गया। और मुझे खुशी है कि बुजुर्गों ने, दादा और पोता ने साथ खेल खेले, और मैंने देखा कि अभी मैं आया हूँ नावास से, सब खिलाड़ी धोती पहने हुए थे वहां पर, वो खेल रहे थे। कल मैंने वीडियो देखा, करीब 1 लाख से अधिक वीडियो आ चुके हैं सरकार के पास में, वहां पर युवा वर्सेस बुजुर्ग का मैच हो रहा था। लगातार मैं इतना वीडियो देखता हूँ, आप भी देखते होंगे, अच्छा लगता है कि ऐसा प्रयोग राजस्थान में हुआ है, देश में कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं हुआ अभी तक। हम चाहते पूरे मुल्क में हो, गांव में खिलाड़ी बाहर आए हमारे और देश का नाम दुनिया में रोशन करे, कॉमनवेल्थ में भी, एशियाड में भी। हमने भी खिलाड़ियों के लिए पहले कुछ 20-30 लाख में मिलते थे, अब हमने खिलाड़ियों के लिए जो 2% तो नौकरियों में आरक्षण कर दिया। जो अवार्ड जीत जाते हैं उनको सीधी नौकरी देते हैं हम लोग, DYSP की भी देते हैं, 2-3 ग्रेड की नौकरी मिल रही है उन लोगों को। अभी तो 229 लोगों को नौकरियां सरकार दे चुकी है, 229 लोगों, नौजवानों को 2% आरक्षण हो गया उनका। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 1 लाख रुपए, 50,000 रुपये और 30,000 रुपये हैं। अभी टोक्यो में पैरा ओलंपिक हुए थे निःशक्तजनों के लिए, वहाँ अवनी लेखरा, उसने स्वर्ण पदक भी जीता और कांस्य पदक भी जीता। कृष्णा नागर थी, उसने स्वर्ण पदक जीता। देवेंद्र झाझड़िया थे,
रजत पदक जीता, और सुंदर गुर्जर थे, उन्होंने कांस्य पदक जीता। इन सबको अवनी को मिला 4 करोड़ रुपए, कृष्ण नागर को मिला 3 करोड़ रुपए, देवेंद्र झाझड़िया को मिला 2 करोड़ रुपए, और सुंदर गुर्जर को मिला 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की है। ये जो हमने राशि बढ़ाई है, साथ में गुरु वशिष्ठ पुरस्कार राशि बढ़ाई 5 लाख कर दी हम लोगों ने, महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ राशि। इसी प्रकार पेंशन शुरू कर दी है, जो कोचेज होते हैं उन लोगों के लिए भी पेंशन शुरू करी गई है। इस प्रकार कई ऐसे फैसले किए पहली बार, जिसके कारण खेल की दुनिया जो है अलग दुनिया है, जहाँ जाति पाति धर्म सब अलग होते हैं। हर खिलाड़ी मैदान में उतरता है, एक खिलाड़ी के रूप में उतरता है, और खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, ये हमारा नारा होता है। इससे हमारे आपस में प्रेम, गांव-गांव में भाईचारा बढ़ना है, प्यार से मोहब्बत से रहें, जो आवश्यक होता है। अगर घर में झगड़े होते हैं, वो घर कभी ऊपर नहीं आता है। गांव में झगड़े होते हैं, वो गांव में विकास की गति कम हो जाती है। यही बात लागू होती है किसी देश के लिए, प्रदेश के लिए। तो हम लोगों ने खेल के माध्यम से, और ये मैंने आह्वान किया, इन खेलों के अंदर गांव में कोई राजनीतिक पार्टी नहीं होगी। कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, सोशलिस्ट पार्टी, जो भी पार्टी में आप हो, आप एक खिलाड़ी हो, और सब आप मिलकर टीमें बनाओ। जैसे हमारे असेंबली के अंदर टीमें बनती है एमएलए की, एमएलए वर्सेस पत्रकार, एमएलए वर्सेस कई बार अधिकारी, जो कलेक्टर या कलेक्टर के बाद सेक्रेटरी बनते हैं, उनके साथ में मैच होता है। तो जो एमएलए की टीम बनती है, उस टीम में कांग्रेस के भी एमएलए होते हैं, बीजेपी के भी होते हैं, सीपीएम के भी होते हैं, और पार्टियों के होते हैं। वो तो वहाँ होते हैं एमएलए की टीमों में, एमपी की टीमों में होते हैं, मेंबर पार्लियामेंट की टीमों में होते हैं। तो गांव में हम लोग क्यों नहीं खेल सकते साथ मिलकर के? इस भावना के साथ में हम लोगों ने इन मैचों का आयोजन किया, और आप बताइए 30 लाख लोगों ने नाम लिखाया है। जो खिलाड़ी हैं 30 लाख है, बाबूलाल शायद 30,000 बोल के गलती थी। 30 लाख खिलाड़ी, 10 लाख महिलाएं उसमें थी, सभी उम्र की खिलाड़ी, सभी उम्र के, 10 साल लगा करके 60, 70, 80 तक भी, और 2.25 लाख टीमें बनी हैं। आप सोचिएगा, इतना बड़ा आयोजन हो गया है। बहुत ही ऐसा माहौल गांव-गांव में है। हमने तो 40 करोड़ रुपए खर्च किए इसमें, मान लीजिए सैंक्शन किए थे मैंने 40 करोड़ रुपए, पर मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में उससे अधिक पैसा खर्च हुआ है। गांव में भामाशाहों ने, गांव वालों ने, कोई दूध पिला रहा है बच्चों को, कोई खाना खिला रहा है, कोई रहने का इंतजाम कर रहा है। ये हमारी परंपरा भी है, कोई कमी नहीं रखी, और बहुत शांति के साथ में अपन लोग ब्लॉक तक पहुंच गए। अब ब्लॉक के बाद में जिला स्तर के मैच होंगे, स्टेट लेवल के होंगे। इसमें जिला स्तर पर जीत के जाएंगे, उनको स्टेट लेवल वालों को भी हम चाहते हैं कि जो संविदा के आधार पर नौकरी शुरू कर रहे हैं, अभी हम लोग एक नया एक्ट बनाया है, उसके अंतर्गत हमारा प्रयास है कि जो खिलाड़ी हैं उनको वहाँ पे भी प्रायोरिटी मिले नौकरी के अंदर। ये हमारा प्रयास है। और आने वाले वक्त के अंदर, अभी तो आपके नवंबर दिसंबर में शहरी ग्रामीण भी होंगे, जैसे अभी ग्रामीण ओलंपिक की तरह शहरों के अंदर भी मैच शुरू होंगे। इस प्रकार से खेल के अंदर हमारी प्रतिभा आगे आए, नौजवान पीढ़ी आगे आए, ये हमारा ध्येय है। माहौल बनाने के लिए अभी उम्र की सीमा नहीं रखी है। अल्टीमेटली तो जो खिलाड़ी होंगे वो नौजवान ही होंगे, युवा होंगे, छात्र होंगे। और राजेंद्र यादव जी ठीक कह रहे थे, बच्चों में अन्य जो आजकल कॉलेज विश्वविद्यालय के बाहर देखते हैं, नशा पता की बहुत ज़्यादा समस्या पूरे देश के अंदर होने लग गई है। विश्वविद्यालयों के बाहर, कॉलेज के बाहर अगर खेल के मैदान में जाएंगे तो उसमें कई सीखने को मिलता। खेलते खेलते खिलाड़ी को जो खेलने लगता है वो उसकी इच्छा शक्ति मजबूत होती है,
कामयाब होने के लिए दृढ़ निश्चय करने की ताकत पैदा होती है। खेलते खेलते दूरदृष्टि रखनी पड़ती है, मैं कैसे कामयाब, कैसे गोल करूं, और खेलते खेलते तत्काल निर्णय में कैसे करूं जिससे मैं जीत सकूं। ये तमाम बातें खेल के मैदान में रखनी चाहिए। ये सोच करके हम लोगों ने इनका आयोजन किया, जो बहुत ही शानदार रहा। अब बात रही है बाबूलाल नागर की। अब इसने तो ये आपका इतना लाडला और प्यारा आपको एमएलए मिला है कि जितना मैं कहूँ उतना कम है। ये बहुत ही होशियार है, आपका दिल जीत लिया इसने। एक एमएलए दिल जीत ले पब्लिक का, ये बहुत अपना आप में बड़ी उपलब्धि है। और वही कर सकता है जो आम जनता को एहसास करवा दे कि मैं हूं ना आपके लिए, आपके सुख में दुख में मैं हूं आपके लिए। अगर ये एहसास भी कोई करवा दे जनप्रतिनिधि, वो कभी जिंदगी में नाकामयाब नहीं हो सकता है। इनको मैं जानता हूं, 30-35 साल में देख रहा हूं इनको। जब ये जिला परिषद के मेंबर बने थे, मैं प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष था, तब से मैं देख रहा हूं जहां भी इनको जिम्मेदारी दी गई है वो बखूबी ने निभाई है। और दूधू का जो बिता रहे थे, अभी तहसील का ऑफिस भी दूधू में नहीं था कोई जमाने में। आप कल्पना कर लीजिए आज यहाँ कौन सा ऑफिस नहीं है। अब जिले की मांग करने की हिम्मत क्यों हुई है? क्योंकि सब कुछ मिल गया इनको। जिले की मांग, वो कोतपुतली वाले बैठे राजेंद्र यादव जी, इनकी मांग पे वही ताली बजाने लग गए। तो मैं कहा भैया आपको कोतपुतली में नहीं चाहिए, दूधू में चाहिएगा जिला। तो ये तो जब तक दूधू भी बने, कोतपुतली से जिले बनते जाए। क्या वो तो एक कमेटी बनी हुई निर्णय करेगी, पता नहीं कहाँ जिले बनेंगे। परंतु इतने जो लिस्ट दी हम लोगों को, अभी 3 पेज की लिस्ट है, मैं पढ़ नहीं सकता उसको। इतने काम कर रहे हैं आपके यहाँ, मैं सोच कल्पना नहीं कर सकता। फागी में भी, फागी का भी उद्धार हो गया। पहले फागी नहीं था वो दूधू के अंदर। जब मैं आया था आपके बिशनपुर का पानी लाने के लिए, बिशनपुर का पानी भी एक लड़ झगड़ के ले आया उस वक्त में यहाँ पर, जिसकी बहुत जरूरत थी। संकट के वक्त में सोनिया गांधी जी आई थी, रेलगाड़ी से पानी आया था यहाँ पे। कौन सा स्टेशन था? मैं गया था स्टेशन पे, कौन सा, नैना में रेलगाड़ी से पानी तक भी लाया गया था। तो कहने का मतलब अभी जो आपके हमने शिक्षा के क्षेत्र में कॉलेज बर्बाद कर दिए। 70 साल में कॉलेज खोल दिए 250, हमने अभी 3 साल में खोल दिए 211 कॉलेज। उसमें 90 कॉलेज के लगभग लड़कियों की है। और ये भी मैंने कह दिया जब 500 लड़कियां होगी कहीं स्कूल के अंदर राजस्थान में, वहाँ कॉलेज बना दिया जाएगा लड़कियों का। इतना बड़ा निर्णय मैंने कर दिया। ये हमारी इतनी माता बहनें बैठी है, बेटियां बैठी है, इतनी खुशी मुझे हो रही है कि इतनी बड़ी तादाद में आई है। ये जो हमने फैसला किया है, इससे आपको आश्चर्य होगा, लड़कों से ज्यादा संख्या लड़कियों की हो गई राजस्थान के अंदर, पढ़ने वाली लड़कियों। कितनी बड़ी बात है, ये क्रांति है। कि मैं 20 साल पहले मुख्यमंत्री था, बहुत कम लड़कियां पढ़ती थी राजस्थान के अंदर। दलित वर्ग की लड़की तो और ज्यादा कम संख्या में थी। आज लड़कों में ज्यादा संख्या होना बहुत बड़ी बात है। और हम भी जहाँ कॉलेज, फागी में कॉलेज खोल दिए, आपके दूधू में खुल गई कॉलेज। पहले आपने बताई था किस्सा तीसरी कॉलेज का। तो जो मांग इन्होंने मुझसे करी, एडीएम ऑफिस मोहब्बाबाद में, एडीएम ऑफिस निवेड़ा, बिचू, साकून में उप तहसील, RAA जयपुर का कैंप लगता है यहाँ पर, न्यायालय उपखंड भागी में रखा उसका। और आज साकून मंडोर में PHC शुरू, दूधू और फागी दोनों जगह CHC, उप जिला अस्पताल बना दिया। बताइए, दूधू फागी दोनों जगह CHC उप जिला अस्पताल बन गया। और 40-40 करोड़ रुपए सैंक्शन भी हो गए। 40-40 करोड़ रुपए सैंक्शन हो गए, बिल्डिंग बन जाएगी। 4 पंचायतों के हर घर में पेयजल के नल, 330 करोड़ की योजना, घर घर नल योजना।
ये योजना बहुत महत्वाकांक्षी है जल जीवन मिशन की। ये योजना महत्वाकांक्षी भी है। पानी का सोर्स कहाँ मिलेगा, वहाँ योजना कामयाब होगी। हमें चिंता भी इसकी है, काम धीमे आगे बढ़ रहा है इसका, क्योंकि राजस्थान में पानी की कमी है, अंडरग्राउंड पानी की कमी भी है। आपके यहाँ तो बिजली को पानी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, घर घर में इधर पहुँच जाएगा। राजस्थान के ही जिले ऐसे हैं, गांव हैं, ढाणियाँ हैं, वहाँ अगर नल पहुँच भी जाएगा पानी कैसे पहुँचेगा, पानी का सोर्स नहीं होगा, तो वो चिंता भी है। केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर इस योजना को कामयाब करना चाहती है, परंतु केंद्र सरकार को चाहिए कि राजस्थान में अलग प्रॉब्लम है। यूपी में आप जाओगे, एक गांव खत्म हुआ नहीं दूसरा गांव शुरू हो गया। हमारे यहाँ एक गांव खत्म हुआ नहीं दूसरे गांव में 5, 10, 15, 20 किलोमीटर हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान में तो लोग ढाणियों में जाके बस गए हैं, कैसे पानी पड़ेगा घर घर तक वहां पर। यहाँ खर्चा ज्यादा लाता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ज्यादा है गांव में पानी पहुंचाने की। तो हमारे राजस्थान की स्थिति भौगोलिक रूप से अलग तरह की है। मैं प्रधानमंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप राजस्थान को अलग श्रेणी में रखें। जैसे मैंने ईस्टर्न कैनाल की मांग करी है, ERCP की, तो प्रधानमंत्री ने खुद ने वादा किया था अजमेर में और जयपुर में कि हम आपको पूरा एक्सप्लेन किया स्कीम का। स्कीम है क्या ERCP, तो चुनाव चल रहे थे उस वक्त में। अब उनको याद दिला रहे भाई आप क्यों नहीं उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हो, जिससे कि वो टाइम पे वहां पर आ सके, योजना टाइम पे पूरी हो सके 5-7 साल में। 13 जिले उसके अंदर, जयपुर जिले में उसके अंदर आता है। चंबल का पानी आ जाएगा सब जगह। अब उसमें आनाकानी हो रही है, हमने काम शुरू कर रखा है। आप वो कह रहे हैं दिल्ली की सरकार बंद कर दो उसको। आप कैसे बंद कर दें हम लोग? मैंने 9,000 करोड़ रुपये रखा उसके लिए। 2 लाख हेक्टेयर सिंचाई है उसके अंदर। 13 जिले में पीने के पानी का संकट समाप्त हो जाएगा। हमने कहा हम बंद नहीं करेंगे, हम काम चालू रखेंगे। आप पैसा दो, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, हम दबाव बनाए रखेंगे आप पे, हमारा हक है। ये संघीय प्रणाली होती है देश के अंदर, जहाँ केंद्र सरकार होती है और राज्यों की सरकारें होती है, अलग अलग पार्टी की होती है। रिश्ता संघीय सरकार का होता है, वो निभाना चाहिए उन लोगों को। जल्दी योजना पूरी हो जाएगी, वरना हम अपने साधन से करेंगे तो 10-15 साल लग जाएंगे। ये लड़ाई हमारी अलग चल रही है, आपको मालूम ही है। तो आपको मैं निवेदन करना चाहूंगा, ERCP का बता रहे सेकेंड फेज में छापरवाड़ा कालकवान भी शामिल, मालूम उसको, मुझे योजना मालूम है। और छापरवाड़ा बांध में कहीं गया था एक जमाने के अंदर, देखा हुआ मेरे को। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे पानी की योजनाएं हो, चाहे बिजली के अंदर किसानों के लिए हमने अलग बजट पेश किया। 1,000 रुपये दे रहे सम्मान पेंशन, उनको पेंशन नहीं सम्मान राशि दे रहे हैं। 8 लाख किसानों का बिजली का बिल शून्य आ रहा है, कुओं का बिल राजस्थान के अंदर 7.5 लाख लोगों का। और 50 यूनिट हमने फ्री कर दी है बिजली, और 300 यूनिट तक रेट कम कर दी है। उससे आपको जान के खुशी होगी, करीब 45 लाख परिवारों के अब बिल नहीं आ रहे, 0 बिल आ रहे हैं वहां पर। ये स्थिति बन गई राजस्थान के अंदर। किसानों का अलग बजट पेश हुआ है, कई योजना उनके लिए बनाई, बजट मैंने डबल कर दिया उनका। इस बार मैंने कहा है कि छात्र युवा जो हमारे देश के भविष्य है, फ्यूचर, इनके ऊपर, इनके कंधों पे आएगा कल। उनका सपना क्या है राजस्थान के नौजवानों का, छात्रों का, वो हमें बताए। चुनाव लिख के भेजे, प्रदेशवासी भेजे, चाहे युवा भेजे, छात्र भेजे। हम चाहेंगे कि अगले बजट में मैं वो बजट में युवाओं को, छात्रों को समर्पित करूं, ये मेरी इच्छा है। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि नौजवानों को आगे आना पड़ेगा और राय देनी पड़ेगी। बाकी तो मौजूदाबाद में नया पुलिस थाना भी है, दूदू में स्वतंत्र मंडी का भी है, सेटेलाइट टाउन का, कई काम, लंबी लिस्ट इनकी है, पढ़े तो आधा घंटा उसमें लग जाएगा। ये बड़ा होशियार आदमी है आपका MLA,
ये पढ़ाना जानता है, हम लोगों को भी कैसे पढ़ाता है, कब आके लिख के मांग देगा, दबाव देगा, असेंबली में बोलेगा और हमसे काम करवा लेगा। अब सब विभागों से इसने काम करवा लिए हैं, कई काम तो मुझे नहीं मालूम है और मेरे नाम से इसने करवा लिए। इतना होशियार आदमी है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हर विधायक को चाहिए कि वो ये मौका है, चुनाव भी आएंगे हमारे, हम चाहेंगे कि सरकार हमारी रिपीट हो, वापिस हो, क्योंकि जब सरकार बदल जाती है तो काम रुक जाते हैं। अब ERCP वसुंधरा राजे जी के वक्त की योजना है, ये हमारे वक्त की नहीं है। हमने काम रोका नहीं, हम तो उल्टा झगड़ा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, आप योजना को आगे बढ़वाओ, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, अब नहीं रोक रहे उसको। हम जानते हैं कि जनता के हित की योजना है, रुकने का नुकसान जनता को होता है, पर इसका उलट रिफाइनरी आ रही है, तेल निकल गया बाड़मेर के अंदर, 40,000 करोड़ रिफाइनरी थी, शिलान्यास हमने करवा दिया। सोनिया जी आई थी और एक मिस्टर वीरप्पा मोइली आए थे मंत्री। आपको शायद मालूम है इस बात का, सरकार बदल गई तो रिफाइनरी का काम बंद कर दिया 5 साल। झगड़ा किया हमने, इतना आरोप लगाए, डर के मारे 5 साल के बाद में वापस शुरू करना पड़ा। अब उसकी जो कीमत है, पहले लगभग 40,000 करोड़ थी, अब खर्चा होगा सरकार का 70,000 करोड़ खर्च होगा। इसका मतलब 30,000 करोड़ रुपए ज़्यादा लगेंगे अब 5 साल डिले करने से। हमारी सरकार की नीति है, चाहे सरकार बदल जाए, उनकी आ गई, हमारी सरकार आ गई, हम वसुंधरा जी के वक्त कोई काम बंद नहीं करेंगे, हम तो उनको आगे बढ़ाएंगे। तो पानी की बात है, बिजली की, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, कोई काम हो बंद ही होने चाहिए। ये लोकतंत्र है, सरकार बदलती रहती है, तो हमारी नीति तो ही रहेगी। इसलिए मैंने आपको कहा कि पानी, बिजली, शिक्षा में आपको बता दिया मैंने। अंग्रेजी स्कूल खोले हम लोग। अंग्रेजी स्कूल खोलने का मतलब है, मैं बचपन में अंग्रेजी के खिलाफ था खुद, और आज हम इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, टूटी फूटी बोलते हैं, बहुत तकलीफ से। टूटी फूटी समझते हैं, टूटी फूटी बोलते हैं, क्योंकि माहौल उस वक्त ऐसे ही था कि अंग्रेजी हमारे क्या काम आएगी। आज मुझे अनुभव हुआ 40 साल में कि ये अंग्रेजी जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हिंदी के साथ में आप अंग्रेजी पे ध्यान दो, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे अंग्रेजी में तो बहुत ही इंग्लिश बोलेंगे, धारा प्रवाह इंग्लिश बोलेंगे जो हम नहीं बोल सकते। अभी मैंने देखा जयपुर में एक बच्चे मिले मुझे, 2 बच्चे मिली थी, इंग्लिश में बात कर रही थी कि हम इंग्लिश में पढ़ने लग गए। वो तो उन्होंने बताया मुझे, पहले प्राइवेट थी, 1 लाख फीस लगती थी, अब हम सरकार में आ गए हैं। जो आपने खोली स्कूल, 1600 रुपये लगते खाली वहाँ पर, 1,606 लगते, कहाँ 1 लाख और कहाँ 1600 रुपये। हमने इंग्लिश स्कूलें खोली शुक्री गांव में, आपके बाबूलाल नागर के 15-16 स्कूलें खुलवा दी यहाँ पर। और इतना भयंकर माहौल है, बच्चे इतनी संख्या में आ रहे हैं कि लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन के लिए कई जगह, तो स्थिति बन गई है। मैं आपको कहना चाहूँगा, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाओ। और ये मोबाइल का फ़ोन का ज़माना है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, दुनिया से जुड़ जाते बच्चे। दुनिया भर में जो ज्ञान है वो उसके अंदर आप निकाल सकते हो, देख सकते हो। और नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो ताकतवर माना जाता है दुनिया के अंदर आजकल। नॉलेज इज वेल्थ, जिसके पास नॉलेज है वो एक प्रकार से धन है उसके पास में। धन से बड़ी चीज होती है ज्ञान। कहने का मतलब ये कि हमें इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। मुझे खुशी होगी जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ये स्कूल जो है अंग्रेजी स्कूल खोल दी, बाबूलाल नागर ने बहुत पहले ही खोल दी थी। बच्चे जो अभी बैंड वादन किया था बहुत ही शानदार था उनका, मैं उनको बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। इस स्कूल की डिसिप्लिन दिखती है, बच्चों के परफॉर्मेंस से मालूम पड़ जाती है कि स्कूल किस स्तर की है, किस ढंग की शिक्षा होती होगी, किस ढंग के टीचर होते होंगे, किस ढंग से इनको प्रशिक्षण देने वाले टीचर होते होंगे, मालूम पड़ जाता है। इसलिए मैं इस स्कूल के तमाम प्रबंधकों को, इनके जो प्रिंसिपल, तमाम टीचर को बधाई देना चाहूँगा स्कूल के बारे में। और कहना चाहूँगा चिरंजीवी योजना में लेके आए हैं,
अब चिरंजीवी योजना इतनी शानदार योजना है जिसमें 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं, 10 लाख का। ये हेल्थ मंत्री बैठे हमारे, 10 लाख तक का बीमा फ्री, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और सरकारी अस्पताल के अंदर भी। सरकारी अस्पताल में आपका MRI फ्री, CT स्कैन फ्री, डायलिसिस फ्री, सब कुछ फ्री है वहां पर। और आप कल्पना कीजिए, अभी जो बता रहे थे आपको मंत्री जी, प्रसाद जी बता रहे थे, अगर मान लो आपके 10 लाख में 4 लाख खर्च कर दिया आपने इलाज में, 6 लाख ही बचे आपके कोटे के अंदर, और बीमारी ऐसी आ गई है किडनी की या बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, हार्ट ट्रांसप्लांट की या लिवर ट्रांसप्लांट की, 15-20 लाख खर्च होते हैं। आपको जान के खुशी होगी, हमने निर्णय किया है जो 6 लाख बच्चे उसके परिवार के, वो बचे रहेंगे। अलग से आपको 15-20 लाख का जो खर्चा है ट्रांसप्लांट का, वो भी सरकार देगी आपको इलाज करवाने के लिए। कहीं सुना आपने दुनिया के अंदर? दुनिया में कहीं सुना कि ऐसा कभी होता है? इस प्रकार के हमने संवेदनशीलता के साथ में हम चाहते हैं कि हर गरीब तक ये बात पहुंचे। कृपा करके यहाँ जो बैठे हुए हो, उनको चाहिए कि बात को पहुंचाए उन गरीबों तक, कोई व्यक्ति कार्ड बनवाने वंचित नहीं रहे, ये मेरा निवेदन है। नंबर 3, इसी के अंदर स्कीम और जोड़ दी है, एक्सीडेंट बीमा। दुर्भाग्य से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान करे एक्सीडेंट नहीं हो किसी का, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी चिरंजीवी योजना के अंदर 5 लाख का बीमा उसका भी किया गया है। एक्सीडेंट का मतलब खाली ये रोड एक्सीडेंट नहीं है। अभी बरसात में पानी बढ़ता ज्यादा, कई लोग डूब गए बच्चे, उनके घरों में 5-5 लाख रुपए पहुंच गए, क्योंकि 5 लाख एक्सीडेंट का बीमा भी चिरंजीवी योजना में शामिल है। अभी जो अभी बता रहे थे आपको मंत्री जी कि हमारे बहनें माताएं बैठी है, इनके नाम का एक कार्ड बना हुआ है ये चिरंजीवी योजना का। 1,35,00,000 परिवार राजस्थान का, उन सबको 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री के साथ में मोबाइल स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं, जिससे कि वो पूरी दुनिया की जानकारी रख सके, इनके बच्चे घर में, ये खुद आगे बढ़ सके, देख सके। वुमेन एम्पावरमेंट भी होगा, महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा। एक कॉन्फिडेंस पैदा होगा उनके अंदर कि मैं सरपंच गांव की हूँ, प्रधान हूँ, तो मैं मोबाइल मेरे पास स्मार्टफोन है, गूगल में उसमें सब जानकारी मिल जाती है। ई मित्र जो काम करता है वो काम वो गूगल फोन खुद करने लग जाता है। आपका मोबाइल फोन ई मित्र में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको, सब कुछ आप कर सकते हो। सरकारी स्कीम में क्या क्या है, कैसे उसका फायदा मिल सकता है, सब कुछ उसके अंदर, दुनिया की जानकारी है उसके अंदर देख सकते हो आप। 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री रहेगी। इतना बड़ा निर्णय हम लोगों ने किया है, पर बनने में टाइम लगेगा टेलीफोन, क्योंकि बड़ी संख्या है। जैसे जैसे बनेंगे वैसे बांटते जाएंगे, ये मैं निवेदन करूंगा। तो कहने का मतलब ये, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, और वैसे आपको मालूम है कि 1 करोड़ लोगों को हम लोग दे रहे हैं पेंशन। बुजुर्गों को घर बैठे पेंशन, विधवाओं को, एकल नारी को, निःसज्जनों को पेंशन मिल रही है। और सारी शर्तें मैंने हटा दी। पहले शर्तें थी 18 साल का बच्चा बड़ा हो जाता, उनका बेटा, पेंशन बंद हो जाती थी। पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था आपके आशीर्वाद से, तब मैंने सब शर्तें हटा दी। इस कारण से जो 25-30 लाख की संख्या थी पहले, वो बढ़ करके उसमें 80 लाख हो गई, अब तो 90 लाख 1 करोड़ हो गई। इस प्रकार से हमने सोशल सिक्योरिटी देने का प्रयास किया। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार का मकसद यही है कि कैसे हम लोक कल्याणकारी कामों को हाथ में लें। ये कोई रेवड़ी नहीं है। अगर दवाएं फ्री है, इलाज फ्री है, तो रेवड़ी है क्या ये? किसानों को अगर हम लोग, महंगाई के वक्त में, आज भयंकर महंगाई है, बेरोजगारी है, आप कितने लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं देश के अंदर, कोई कल्पना कर सकता है? कल परसों आंकड़े आए थे, और आंकड़े आए थे दैनिक मजदूरी करने वाले ज्यादा आत्महत्या कर रहे हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई है। तो आज अगर हम कोरोना में इलाज फ्री किया तो रेवड़ी थी क्या वो? ये लोक कल्याणकारी काम करना चाहिए, दुनिया के मुल्कों में होता है।
वहाँ हर वीकली पैसा मिलता है हर परिवार को, जिसको जरूरत होती है मांगने नहीं जाना पड़ता उनको, उनका हक है, उनको वीकली पैसा मिलेगा, आराम जिंदगी बिताए, कोई भूखा नहीं रहे। आज वक्त आ गया नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहूँगा आपको भी, आप सोशल सिक्योरिटी से बढ़े, राजस्थान मॉडल को अपनाएं, चिरंजीवी योजना का। कल मैंने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू करी है नरेगा की तरह। आज टाइम्स ऑफ इंडिया जो अखबार है दिल्ली का, उसमें संपादक ही आया है कि राजस्थान की तरह नरेंद्र मोदी जी को, सरकार को पूरे देश के अंदर शहरी रोजगार योजना शुरू करनी चाहिए। शहरों में गरीब लोग रहते बेचारे, इतने मैं कहना चाहूँगा हमारी अच्छी योजना, जैसे आज ये ग्रामीण ओलंपिक है, अगर नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो पूरे देश में एक साथ हो सकता है। नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो आपके चीनी योजना जो है, अभी 5 लाख का बीमा है उनका, भारत सरकार का, आधी जनता का भी नहीं है वो। एक सोशो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, वो खाली उस तक सीमित है, उससे नहीं काम चलता है। हमारी तरह सभी को स्वास्थ्य का अधिकार दे, राइट टू हेल्थ, हम बिल लाने वाले जल्दी, राइट टू हेल्थ का होना चाहिए अधिकार, जैसे सोनिया गांधी ने और मनमोहन सिंह जी ने दिया था आपको, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। एक कानून पास हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, हालांकि राजस्थान में 1 रुपये किलो दे रहे हैं हम लोग, सरकार दे रही आधा पैसा। कहने का मतलब जो स्कीमें, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, महात्मा गांधी के नाम से नरेगा का अधिकार, रोजगार का, हमने 25 दिन एक्स्ट्रा कर दिया राजस्थान के अंदर नरेगा का गाँव के लिए, और 100 दिन की नई स्कीम बनाई, जिसकी मैंने कहा टाइम्स ऑफ इंडिया में आज संपादक लिखा गया उस बात को लेकर के। तो हमारी जो योजना है उसको केंद्र अपनाए, भला होगा पूरे देश का, ये मेरा निवेदन है। तो मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा ERCP के बारे में, अपना जो उनका ध्येय था, उनकी मंशा थी, और पीछे नहीं हटे वो, उनको आगे आके इस योजना को क्या फर्क पड़ता है। 16 योजनाएं, परियोजनाएं देश में राष्ट्रीय परियोजना है, उसमें राजस्थान की एक भी नहीं है। क्या राजस्थान अधिकार नहीं रखता है? और मंत्री राजस्थान का, जोधपुर का MP है। अब बताइए, क्या हमारे यहाँ का MP 25 सीटें जिता दी आपने बीजेपी को, MP की लोकसभा की 25 की 25 सीटें खाते में मोदी जी के। क्या 25 सीटें जिताने वाले प्रदेश खाली एक आपसे मांग रहा है, ERCP का राष्ट्रीय परियोजना मांग रहा है, क्या आप उसको देने में आपको क्या तकलीफ हो रही है? मेरी समझ के परे है। और 25 MP ऐसे के निकम्मे हैं, नाकारा है कि जाके बात नहीं कर सकते, हमें साथ ले जाए, हम चलेंगे साथ में आपके। मैंने कहा हाउस के अंदर कटारिया जी को, जो नेता प्रतिपक्ष है, कि भाई आप हमें साथ ले जाओ, हम भी चलेंगे साथ में, रिक्वेस्ट करेंगे प्रधानमंत्री जी, योजना 13 जिले की योजना है, तो पता नहीं इनको क्या हो गया है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, आपको अपील करूँगा प्रदेशवासियों से, इस मंच से, हमारा राजस्थान आगे बढ़े तेज गति से, हम सबका सपना होना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने बहुत भुगता है अकाल को, सूखे को, सदियों से। भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, राजस्थान का मतलब रेगिस्तान था। अब मानसून बदला है, स्कीम नहीं आई है, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें अच्छी बनने लगी है। बरसात में सड़कें टूट गई थी, मैंने आदेश दिए कि आप मरम्मत का काम शुरू करो, नई सड़कें बनाओ। सब तरह से राजस्थान काफी प्रगति कर रहा है हर क्षेत्र के अंदर, मैं आपके दावे के साथ कह सकता हूँ। आप सबका सपना होना चाहिए हम आपस में प्रेम से, भाईचारे से, स्नेह से रहें, जिससे कि राजस्थान आगे तरक्की कर सके। मैंने प्रधानमंत्री महोदय मोदी जी को भी कहा है, आप कृपा करके अपील कर दीजिए देशवासियों को। मैं चाहता हूँ देशवासी आपस में प्रेम, भाईचारा, सद्भावना से रहें, तनाव नहीं रखें, अशांति नहीं हो। और आखिर में कह दे, मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या तकलीफ हो रही है उनको कहने में? हिंसा तो हिंसा ही है, उसका कोई अंत नहीं होता। महात्मा गांधी ने कहा था, हिंसा का जवाब हिंसा कभी नहीं हो सकता है। तो मैं कहना चाहूंगा मोदी जी को
देश में हर बहुत तनाव है, हिंसा है, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े हो जाते हैं आपस के अंदर। कोई जाति धर्म के नाम पे देश नहीं चला करते हैं। अनेकता में एकता वाला मुल्क हमारा है। 75 साल में हम एक व अखंड रहे हैं। इंदिरा गांधी जान चली गई, प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए छीना छन नहीं कर दिया उनका। आतंकवादियों को, उनका खुद के सिक्योरिटी वाले ने उनकी हत्या कर दी थी, मालूम है आप सबको। राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया था। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है उन लोग किसी से, आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो। लड़ाई विचारधारा की है। हम तो संविधान की जो मूल भावना है, डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है, उस मूल भावना को आधार बना के राजनीति करते हैं। देश चलाना चाहिए और प्रदेश चलाते हैं राजस्थान के अंदर। वही मूल भावना सबके लिए समानता का अधिकार देती है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करती है, सभी को समान अधिकार है। कानून का राज रहेगा तो हम सब सुरक्षित रहेंगे। ये मैं समझता हूँ भारत सरकार के मंत्रियों को, इस सरकार को समझना चाहिए। आप सब पधारे हो, मुझे बहुत खुशी है। दूदू का आपका ये जो आपका प्रथम सेवक है, ये सेवक समझ लीजिए कार्यकर्ता है, अच्छा काम कर रहा। मैं बहुत इस बात को लेकर बहुत मुझे खुशी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आपकी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यही बात करते मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दूदू में अपना संबोधन देते हुए, और इस संबोधन में उन्होंने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि हम कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपके लिए हम हमेशा तत्पर आगे